हेलो गाइज, ट्रिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री लेके आए हैं। देखते पिटारे में क्या है। प्रश्नों का बौछार, 110 की गारंटी, PYQ सीरीज। एक सूचना आप लोग के लिए कि आप लोग ट्रिनिटी IAS के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ PDF फाइल, कुछ बच्चों का डिमांड देखे हमने कि मैसेज था उसका, तो PDF फाइल चाहिए हमें। तो PDF फाइल जो है ट्रिनिटी IAS के टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने क्लासेज है उनकी PDF डली हुई है, वो वहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। और सभी लोग जुड़िए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, ये बताना है आप लोगों को। कौन सा अभिलेख था जिसमें तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, ये बताना है। अशोक के अभिलेखों में, दीपवंश में, महावंश में या दिव्यादान में, कहाँ मिलता है वो। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख हुआ था, ये किस स्रोत में मिलता है। ये हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोगालीपुत्तिस, मोगली या बोले या मोगालीपुत्तिस बोले। ये उल्लेख कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में या कहाँ, किस बुक में? ये मिलता है दीपवंश में और महावंश में, सिर्फ दीपवंश और महावंश में, ठीक है। ये बौद्ध साहित्य है, ये बौद्ध साहित्य है। इसी दो में मिलता है क्या, राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है कि उनके कार्यकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ये बताना है। पाटलिपुत्र में की गई थी। अच्छा, राजगीर में कौन सा था बौद्ध समिति? प्रथम बौद्ध समिति राजगीर में आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में, पर्णी गुफा में। शासक कौन था, यानी किंग कौन था? तो अजातशत्रु उसमें राजा था। निम्नलिखित में से देखिए, मौर्य की जगह सौर कर दी बच्चा ने। ये मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बताना है। कौन कौन से शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बताना है। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। अशोक और दशरथ। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन का अनुयायी था, जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार दे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और पिंगल मुनि से इन्होंने ग्रहण किया था। तो अशोक और दशरथ ये दोनों होंगे। अशोक ने बराबर की गुफा में, याद है बराबर गुफा, क्या किया था? आजीवकों के लिए गुफा बनवाया था। ये फैक्ट यही बता दिया मैंने। सुदामा, कर्ण चोपड़ा, विश्व चोपड़ा, ये था उनका। रज्जुक कौन थे? रज्जुक कौन थे, ये बताना है। किसके अधिकारी थे? मौर्य शासनकाल के अधिकारी थे। और द्वितीय अभिलेख में इसका जिक्र कहाँ मिलता है, और कहाँ मिलता है? ये युक्त रज्जुक और प्रादेशिक की नियुक्ति होती है, ये बताइए कहाँ मिलता है।
तृतीय शिलालेख में जिक्र मिलता है कि रज्जु की नियुक्ति की जाती थी। शिलालेख में रज्जु के बारे में जिक्र मिलता है कि रज्जु की नियुक्ति की जाती थी राजस्व अधिकारी के रूप में, और इसी में महामात्रों की नियुक्ति की बात भी की गई है, जो हर 5वें वर्ष में महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, जो हर 5वें वर्ष में दौरा करेंगे। है ना? द्वितीय के अलावा तृतीय के अलावा ये मिलेगा फिर आपको 13वां अभिलेख में। सार्थवाह कौन थे? सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारिक कफिले को, महाजनों को और तीर्थयात्री को किसको कहा जाता है? सार्थवाह। सार्थवाह किसको कहा जाता है? व्यापारियों के काफिले को बोलते थे सार्थवाह, और व्यापारी को बंजारे भी कहा जाता था। प्राचीन भारत में बंजारे भी कहे जाते थे ये व्यापारी, और काफिले होते थे वो सार्थवाह कहलाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? नहीं है, नोट। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। अग्रहारिक। चलिए, युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक की जो उल्लेख किया गया है वो तीसरे अभिलेख में किया गया है। शिलालेख जो है, बृहत शिलालेख, क्या क्या काम था बताइए इन सबका? युक्त का क्या काम था? युक्त का क्या काम था? जिले का अधिकारी होता था, जिले का अधिकारी होता था और राजस्व वसूल का काम था। जिले अधिकारी और राजस्व वसूली का काम था इनका। क्या था? और राजस्व वसूली का काम था इनका। तो प्रादेशिक का क्या काम था? प्रादेशिक का ये मंडलाधिकारी होता था। मंडल, कमिश्नरी जिसको बोलते हैं लोग, मंडलाधिकारी होता था। तो रज्जु का क्या काम था? ये राजस्व और न्याय दोनों देखता था। ये राजस्व प्लस न्याय का अधिकारी था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण, अच्छा, क्यों फेमस रहा सारनाथ? प्रथम उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने मृगदाव में, डियर पार्क। अच्छा, सारनाथ स्तंभ में और क्या मिलता है? किस पशु की आकृति मिलती है सारनाथ स्तंभ में? 4 सिंह की आकृति याद है ना? यही थी ना? 4 सिंह जो है एक दूसरे से पीठ पिछड़ाए हुए, और यही स्तंभ अभिलेख भारत सरकार यूज करती है बात की। हाँ, सरकारें हैं। निम्नलिखित में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? बताना है। सबसे अच्छा स्तूप कौन माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है बताइए, सोच के बताइए आप। अमरावती। अच्छा, और कोई? पहले बताइए कि अमरावती स्तूप है कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये बनवाया था सातवाहन कालों ने। सातवाहन बना था। भरूच स्तूप कहाँ पे है? भरूच गुजरात है। ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, भरहूत, भरहूत बोले हैं, भरूच नहीं। सांची स्तूप कहाँ पे है?
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और सबसे अच्छा अभिलेख किसी को माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसी को माना जाता है? सांची का स्तूप, जो अशोक द्वारा बनवाया गया था ना। और सारनाथ में एक बना था धमे का स्तूप, किसे बनवाया था? याद है? धमे का स्तूप है सारनाथ में, किसने बनवाया था ये? सारनाथ स्तंभ तो बनवाए थे कौन? स्तूप की बात मैं कर रहा हूं, उसमें सारनाथ में धमे का स्तूप था, ये गुप्त कालीन था। ये क्या था? गुप्त कालीन था ये अभिलेख है। हाँ, गुप्ता बनवाएंगे, गुप्त कालीन था। क्यों नहीं? सर्वधर्म स्वभाव के लोग थे वो लोग, सर्वधर्म स्वभाव के लोग थे। ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा मिला उसमें, मगर ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म को उन्होंने नकारा था। अशोक ने बनवाया था। हाँ, धमे का स्तूप बनवाया था गुप्त काल में। क्या कि एक धर्म को लोग मानते थे, गरुड़ इनका क्या था? राज्य चिन्ह था, मगर ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म को नकारा इन्होंने। तभी तो स्वर्ण काल कहा जाता है उसको। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? एकदम इजी प्रश्न आ गया। अशोक क्या? ये रिपीट हो गया। विश्व प्रसिद्ध सांची का प्राचीन नाम बताइए आप लोग। सांची का प्राचीन नाम क्या था ये बताना है। विश्व प्रसिद्ध सांची का प्राचीन नाम बताना है। हाँ, जल्दी बताइए। बेद्रवती था उसका नाम, बेद्रवती। ये एमपी पीसीएस सवाल है, मध्य प्रदेश में पूछा गया सवाल है पीसीएस का। है? बेसनगर जो है, बेसनगर अप्लेक एमपी में पड़ता है वो। चलिए इसको मैच कीजिए आप लोग सभी लोग। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है और राइट आंसर देना है सबका। इधर स्थान है, उधर स्मारक या स्तूप जो कहें तो। कौशाम्बी में कौन सा स्तूप? सारनाथ में कौन सा स्तूप? कुशीनगर में कौन सा स्तूप? श्रावस्ती में सेहत में बार बार चर्चा होती है। अभी सारनाथ बताया है, धमे के स्तूप बताए हैं, सीकावन। और कौशाम्बी में घोषित राम विहार, कौशाम्बी में घोषित राम विहार, और कुशीनगर में रानासर स्तूप। क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। हाँ, अभी सारनाथ का बताए थे, धमे के स्तूप, श्रावस्ती सेहत महत और घोषित राम विहार, इसका आंसर हो गया। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया? सही उत्तर बताना है। कैसे कैसे गए ये बताना है आपको। हाँ, कहाँ पहले तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म के जितने स्थल थे वहां गए थे, वो बताना है कहाँ कहाँ गए। गए शुरू करेंगे। चलिए, पहले जन्म स्थल पे जाएंगे ना। 20वें वर्ष गए थे जन्म स्थल पे पहले। क्या नहीं जाएंगे? पहले लुम्बिनी का वस्तु एक साथ था। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, सोच बताइए आप लोग। पढ़े कि नहीं आप लोग? बताइए इस बात को। 10वें वर्ष गया की यात्रा किए, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किए,
पहले गया आ जाएगा, उसका कुशीनगर जाएंगे, तब वो जाएंगे लुम्बिनी और कपिलवस्तु, तब सारनाथ, तब श्रावस्ती। पहले गया जाएंगे। ये 10वें वर्ष यहाँ गए थे यात्रा के दौरान। तो क्या हो जाएगा, पहले गया जाएंगे, फिर कुशीनगर जाएंगे, फिर लुम्बिनी या कपिलवस्तु दोनों साथ जाएंगे, अगल बगल है, तब वो पहुंचेंगे सारनाथ, तब श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है बताना है। पाली, भाषी। प्राकृत भाषा लिपि कौन कौन थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक और अरमाइक, और बताइए। हाँ, ये ग्रीक, यूनानी या ग्रीक जो कहें इसको, ठीक ना। शाहबाजगढ़ी या मानसेहरा जो अभिलेख है उनका, वो खरोष्टी लिपि में है। दोनों पाकिस्तान में। और ये जो अरमाइक लिपि थी, ये लंगमान में मिलता है, और वहीं पे कंधार अभिलेख जो होगा, शेरपुरा का अभिलेख, उसमें अरमाइक ग्रीक दोनों अभिलेख मिलेंगे, द्विभाषी अभिलेख। अरमाइक लंगमान, द्विभाषी अभिलेख ये होगा कंधार में, शेरकुना जगह। निम्नलिखित में से कौन अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? देखिए अभी आसान आ गया ना। मैक्सिमम अभिलेख उसकी ब्राह्मी लिपि में है, कुछ ही अभिलेख है जो इधर है, उसमें शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दो अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है। कैसे लिखी जाती है? हाँ, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। पत्थर पर प्राचीन तब से किस भाषा में लिखी गई थी? प्राकृत भाषा आ गई। और सबसे पहले अभिलेख खुदवाने का काम अशोक ने किया था, इससे पहले अभिलेख नहीं मिलते थे। कौन किया था? अशोक ने किया था प्राचीनतम अभिलेख इसका। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस किन अक्षरों में किया गया है? अभिलेख काम था स्टार्ट करने वाले वो ग्रीक वाले लोग थे, उनके अभिलेख में अभिलेख में फर्क था। हमारे अभिलेख एक स्तंभ पे होते थे, एक ही पत्र काट के बना दिए जाते थे, और उन पे राजाज्ञा लिखी होती थी। उनके अभिलेख अलग अलग पत्र काट के अलग बनाया जाता था, तरीके चेंज थे। इसीलिए जब मौर्य काल में पढ़ेंगे स्तंभ अभिलेख, तो उसकी चर्चा विदेश अभिलेख से कराएंगे भी। मेंस में एक प्रश्न बनता है कि क्या विदेशी अभिलेख से समानता रखता है? चलिए बताइए। स्तंभों में ब्राह्मी लिपि का स्तंभ में, सारनाथ स्तंभ में लिखा हुआ है, पत्थर की पट्टी हो गई, यही अभिलेख है, यही अभिलेख की बात मैं कर रहा हूं। पत्थर काट के जो बनाए जाते थे, लाल बलुआ पत्थर से एक ही पत्थर को काट के बनाया जाता है, उसमें उद्वाचन होता था, इसमें राजाज्ञाएं लिखी होती थी, सामाजिक आर्थिक विकास की बातें लिखी होती थी, राजा की 14 राजाज्ञाएं लिखी जाती थी इसमें। अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था? किसे पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कौन पढ़ा था? कब पढ़ा था? 37 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा कौन था बताइए? रिपीट आ गया प्रश्न, जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को देखिए, एक ही प्रश्न को बार बार पूछा इसने। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था।
एक ही प्रश्न बार बार रिपीट हो गया इसमें। अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। अच्छा, चार्ल्स मेडकाफ का नाम क्यों फेमस है भाई? चार्ल्स मेडकाफ का नाम क्यों फेमस है? इतिहास में क्यों याद किया था इसको? प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं इसको, याद है कि नहीं? रिपन समाप्त किया था। उसके पहले प्रेस अधिनियम पता है कब कब आया था? 1799 पहला अधिनियम, 1835 दूसरा अधिनियम, 1867, 1878, 1908, 1910, इतने अधिनियम थे प्रेस से। 35 के अधिनियम के बाद उसने समाप्त किया, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में हो गया है। सम्राट अशोक के राजाध्यक्षों को सबसे पहले किसने किया था? विकुटन, डिस्थायर, जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, विलियम जोन्स क्यों फेमस है? अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था ना? किसकी बुक थी? कालिदास की बुक थी। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि, अरमाई लिपि, देवनागरी? उत्तर पश्चिम भाग में, नॉन फ्रंटियर की बात की जा रही है। पाकिस्तान पेशावर के उत्तर पश्चिम भाग, नॉर्थ फ्रंटियर, जहां बलूचिस्तान रीजन पड़ता है सीरिया में, और बाद में अफगानिस्तान बन गया था। पेशावर के निकट बोला, उत्तर पश्चिम भाग। ये ना भारतीय उपाधि नक्शा, इसके उत्तर पश्चिम भाग जहां अफगानिस्तान रीजन लगमान अभिलेख बताए थे, वो कौन सा अभिलेख था? अरमाई लिपि था। शाहबाज यानी मानसेरा पेशावर के पास है, रावलपिंडी के पास है, तो बीच में पड़ जाएगा। वह स्थान जहां अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, ये बताइए, बताइए। ये कहां पड़ता है? नदापुर। ये राजधानी थी प्राचीन काल में। चोल काल में जाएंगे तो राजा प्रथम ने इस पे कब्जा भी किया था, विध्वंस भी किया था इसको। ये श्रीलंका की राजधानी हुआ करते हैं, याद है ना? और नागार्जुन कोंडा अभिलेख जो है, ये किस काल की है? सातवाहनकालीन अभिलेख है ना? और इसमें हाँ बोलिए। ब्रह्मगिरी और मास्की, ये पड़ता है दोनों कर्नाटक में। तो किस अभिलेख में ब्रह्मी लिपि पता चलता है? इसमें अपने आप को बुद्ध शाक भी कहा इस अभिलेख में उसने। इसी अभिलेख में अपने आप को उसने बुद्ध शाक कह दिया था। इसी लघु शिलालेख है, ये लघु शिलालेख है जिसमें अपने आप को बुद्ध शाक कह दिया था, यानी बौद्ध धर्म से निकटता प्रदर्शन कराया था इसने। इसमें अशोक का नाम ओरिजिनल अशोक भी मिलता है, अशोक वर्धन। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? आगे प्रश्न, खरोष्टी लिपि।
निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि, रिपीट हो गया प्रश्न, हाँ ये बीपीएससी पूछा सवाल। अशोक का अपने शिलालेख में समांतर जिस नाम का उल्लेख मिलता है वो क्या है? किस नाम का उल्लेख करता है वो बताइए। अशोक का नाम पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है, कहा गया ना, अशोकवर्धन कहा गया है। और बाकी अभिलेखों में पेदसी नाम यूज करता था, पेदसी का जो बोलते हैं, अशोक नाम पेदसी, तो पेदसी मिलता है। बस 4 अभिलेख है जो ट्रिक बता भी चुके हैं आप लोग को हम। इसी अभिलेख में वो सिर्फ अशोकवर्धन नाम लेता है अपना। कौन कौन? मास्की और उदयगोलम, नेतुर और ये 4 अभिलेख है। मूंग ट्रिक है इसका, इसी में उसका नाम सिर्फ अशोक मिलता है। मास्की में अपने आप को बुद्ध साग भी बोला है वो, अशोक सिर्फ अशोक मिलेगा, बाकी जगह पिनाम दसी। अशोक का नाम अशोक ओरिजिनल नाम, पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक समांतर किस नाम से जाने जाते थे? ये रिपीट हो गया प्रश्न, पेदसी नाम से बीपीएससी सवाल पूछा है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पेदसी या देवनाम पेदसी के रूप में किया गया है? बताना है। अशोक। अच्छा ये बताइए, परम भागवत की उपाधि, परम भागवत या देवश्री या देवगुप्त, ये किस काल के शासकों ने अपनी उपाधि लगाई थी? इसे पता चलता है कि ये ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते थे, और साथ में इसे पता चलता है कि वो क्या विष्णु के भक्त थे। ये लोग वैष्णव संप्रदाय को मानते थे गुप्ता काल में। परम भागवत की उपाधि, भागवत धर्म अपनाने वाले लोग थे। हमने उपाधि बताया था, इसीलिए उपाधि लिखा हमने कि भागवत धर्म की बात नहीं करा, ब्राह्मण धर्म की बात नहीं। ब्राह्मण के साथ वो भागवत धर्म को मानते थे, विष्णु के पासक थे लोग, और गरुड़ उनकी राज चिन्ह थी, मयूर उनके सिक्कों पे मिला है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? नॉट राइट। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सफेद शुंडकार है, स्थापत्य संरचना के भाग है। किस पे गलत है बताना है। कोई भी बना बोलवा पत्थर से, वो खंड काट के ही बना था, एक ही खंड से, अलग अलग नहीं बना था, एक ही पत्थर खान के बना था। ये अखंड तो होंगे ही होंगे। स्तंभों का शुंडकार भी था, ये शुंडकार नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? नुकीलेदार। स्थापत्य की बात ही नहीं करेंगे लोग। स्थापत्य संरचना का भाग ही नहीं है वो, नॉट पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर का। ये इस टाइप के फिगर होते थे, इसी के ऊपर जो नटुआ बैल बनाए, सिंह बनाए, हाथी बनाए, जो बनाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों, और थैंक्स साथ में आप लोग। और ट्रिनिटी क्लासेस जुड़े रहिए, विश्वास के साथ जुड़िए, आप लोग की सफलता एकदम कदम चूमेगी।